So hello everybody, welcome back to Kitab Pe Dimag. This is Abhinav Pandey and you're watching lecture number 4 of chemical reactions and equations, जिसमें कि हम जान रहे थे chemical reactions से equations के बारे में. फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन हुआ था. सेकंड लेक्चर में हमने जाना था थोड़ा बहुत इक्वेशंस के बारे में. थर्ड लेक्चर में हम अच्छे से बैलेंसिंग की प्रैक्टिस की थी हमने. आज फोर्थ लेक्चर में हम इक्वेशंस से आगे आ चुके हैं और हमें आज टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ना है. टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ये पूरा एनसीईआरटी के फ्लो में चल रहा है. सो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला टाइप जो हमारे पास आता है वो कॉम्बिनेशन और दूसरा डिकम्पोजिशन. इसको समझने से पहले एक नोट पॉइंट हम समझ लेते हैं. नोट पॉइंट क्या कहता है हमें कि इन एनी रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस. रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस. ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं बट दोबारा मैंने नोट करवा दिया क्योंकि अभी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं इसमें तुम्हें एटम्स का रीअरेंजमेंट दिखेगा. इसलिए मैंने ये पॉइंट पहले हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये चीज हमें आगे हर टाइप में दिखने वाली है और उसी के बेसिस पे जो टाइप्स हैं वो डिजाइन किए गए हैं. सो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस. ये बात ध्यान रखोगे. इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बस एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, वो रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ, वो बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो इस केस में क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये जो तीनों चीजें हैं ना, तीनों एलिमेंट्स हैं कैल्शियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनके एटम्स आपस में रीअरेंज करके ये नया कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, एक नई चीज दे रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बस रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हुआ है और एक नया पार्ट बना है. इस तरह से समझ सकते हो इसे ऐसे समझ सकते हो. बचपन में तुम लोगों ने ब्लॉक वाला गेम खेला होगा जिसमें प्लास्टिक के ब्लॉक्स आते हैं. व्हाट वी डू इज वी जॉइन देम एंड मेक डिफरेंट थिंग्स. सिमिलरली इसमें मान के चलो सारे एटम्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं. जैसे डिफरेंट कलर के ब्लॉक्स होते हैं डिफरेंट शेप्स के, उसी तरह अलग अलग एलिमेंट्स को तुम डिफरेंट कलर एंड शेप्स मान सकते हो. उनको ज्वाइन करके नया नया सब्सटेंस जैसे बनाया जाता है, उसी तरह नए नए मॉलिक्यूल्स या नए नए कंपाउंड्स बनते हैं एटम्स के रीअरेंजमेंट पे. इसी को तो रिएक्शन भी कहते हैं. एक्चुअली मैं डेफिनेशन में यही बताया था मैंने. अब आते हैं इनके टाइप्स पे. टाइप्स में ना सबसे पहला एक तरीका हो सकता है रिएक्शन होने का कि कोई सब्सटेंस है ए, वो बी के साथ जुड़े और वो बनाए एक सब्सटेंस सी. पहले टाइप में हम क्या ध्यान देते हैं कि यहाँ पे टू और मोर सब्सटेंसेस कह लो चाहे केमिकल्स कह लो. अब केमिकल्स क्या होता है मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है. केमिकल्स कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड. केमिकल्स टू और मोर केमिकल्स. अब मैं क्लैरिटी के लिए लिख देता हूं एलिमेंट और कंपाउंड ये रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो दो या दो से ज्यादा होंगे. जो प्रोडक्ट हो रहा है हमारा वो सिंगल होता है, सिंगल प्रोडक्ट हो रहा है. यहाँ पे ए और बी मिलकर के सी बना रहे हैं. ठीक है, ऐसे टाइप की रिएक्शंस को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे हो दो या दो से ज्यादा टाइप के सब्सटेंसेस जो है कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आएगा. सेकेंड टाइप आएगा ना जिसमें कि इसका अपोजिट केस होगा. जैसे कि अगर मैं सी ले लूं और उसे वापस किसी विधि से किसी प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट कर दूं मैं ए प्लस बी में, इसका रिवर्स कर दूं, तो वैसे रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. डीकॉम्पोजिशन, क्योंकि देखो जिससे भी ये कंपोज था, जो सी था जिससे कंपोज किया हुआ था, कंपोज करने का मतलब क्या होता है, जिससे बना था उसको मैंने तोड़ दिया यानी डीकंपोज कर दिया, जिसकी वजह से डीकॉम्पोजिशन में आ जाएगा ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. एग्जाम्पल के लिए अगर मैं तुम्हें बताऊं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसे जब हीट करते हो ना, बहुत ज्यादा गर्म कर देते हो, तो ये ब्रेकआउट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में. इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के पहले तो ये चीज बना रहे थे एक सिंगल सब्सटेंस, बाद में वो डिकम्पोज हो गया, टूट करके दो सामान बनाया उसने, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि सिंगल रिएक्टेंट रहता है, सिंगल रिएक्टेंट. अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, इसकी डेप्थ डिस्कशन अभी बाकी है एज पर एनसीईआरटी. सो सिंगल रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो टू और मोर हो सकते हैं. सिंगल प्रोडक्ट में नहीं चलेगा कि सिंगल प्रोडक्ट है और उसे तुमने डीकॉम्पोजिशन कह दिया. अगर प्रोडक्ट एक ही है, रिएक्टेंट भी एक ही है, तो दैट डज नॉट कम अंडर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. टू और मोर प्रोडक्ट्स, ये एसेंशियल कंडीशन है. सो तुम देख सकते हो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है कि तुम्हारा रिएक्टेंट जो है वो एक ही होना चाहिए और जो प्रोडक्ट है वो दो या दो से ज्यादा होने चाहिए. उसके बाद जो थर्ड टाइप है, ये थर्ड और फोर्थ टाइप बेटर समझ में आएंगे जब हम एग्जांपल्स के साथ इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, जब पढ़ा जाएगा इस टाइप के रिएक्शन को. अभी ओवरव्यू लो. अगर A प्लस BC टाइप का कोई कंपाउंड है, A प्लस BC, तो बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा B प्लस AC में.
ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को उसकी जगह से हटा देना, किसी चीज को उसकी जगह से हटा देना। यहाँ पे ए क्या कर रहा है, BC नाम का कोई कंपाउंड है, ठीक है। BC कैसे हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे अगर ले लूँ कॉपर सल्फेट CuSO4, तो यहाँ पे B मेरे लिए कॉपर हो गया और जो C है वो यहाँ पे सल्फेट हो गया। तो ये दोनों मिल करके एक चीज बना रहे हैं। इसको कंप्लीट एग्जांपल ले लेता हूँ मैं इसका, यहाँ पे Fe+CuSO4, ये देख रहे हो यहाँ पे ये A हो गया, ये यहाँ पे B हो गया, ये C हो गया। ये बाद में कन्वर्ट करके क्या बनाएंगे, FeSO4 प्लस कॉपर। सो इस रिएक्शन में हम क्या देख सकते हैं, A है उसने B को डिस्प्लेस कर दिया उसकी जगह से, उसकी जो पोजीशन थी सल्फेट आयन के साथ उसने उसको हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद उस जगह को ले लिया। यहाँ पे वही क्या है ना, Fe ने SO4 के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया और उसकी कॉपर की जगह को ले लिया, तो कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह को Fe ने ले लिया, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को और बढ़िया से हम समझेंगे। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर कोई कंपाउंड है AB, वो अगर रिएक्ट कर रहा है CD के साथ, ठीक है, और फॉर्म करेगा वो AD+BC। अब ये चीज हम अच्छे से आगे समझेंगे, इस एग्जांपल में भी नहीं दूंगा क्योंकि फिर एग्जांपल देने का कोई खास मतलब नहीं, इसको डेप्थ में समझना पड़ेगा हमें आगे एक एग्जांपल में और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी इसमें। चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हमें आप सबकी 100% क्लैरिटी लेनी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहला नोट पॉइंट है कि इसमें हमेशा एक मल्टीपल रिएक्टेंट्स रहते हैं, मल्टीपल रिएक्टेंट्स, और उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो सिंगल प्रोडक्ट रहता है, सिंगल प्रोडक्ट। मल्टीपल का क्या मतलब होता है, मल्टीपल का मतलब होता है 2 और मोर, सिंगल का मतलब हम सबको पता है 1, ठीक है। तो मल्टीपल रिएक्टेंट्स बना रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, तभी कहा जाता है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा। अगर मैं इस एग्जाम्पल को लूँ जिसमें कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ, वो बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो यही रिएक्शन मैंने ऊपर भी लिया था एग्जाम्पल में, मैं इन्हीं रिएक्शंस को इसीलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम्हें रिएक्शंस धीरे धीरे याद होते जाएं, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा फोकस रखूंगा कि अपने एग्जाम्पल्स में उन्हीं रिएक्शंस को लूं जो कि तुरंत तुम्हारे काम आने वाले हैं, सो दैट यू हैव अ मेमोरी कनेक्शन विद वॉट एवर यू हैव लर्नड इन द प्रायर सेक्शन ऑफ द वीडियो। सो यहाँ पे जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ उन सबको रिलेट करते जाना, लिंक करते जाना, एंड आई विल बी टीचिंग यू इन दैट वे कि तुम्हें सब कुछ लिंक करने को मिले। सो सबसे पहले तो ये रिएक्शन जो है ना, इसमें ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। जो H2O होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है वो एक्वस फेज में होता है। एक्वस फेज बोलूं चाहे स्टेट बोलूं, देयर इज नो डिफरेंस। अब इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। अब जब भी बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है ना, तो हम राइट साइड में, किधर साइड में, प्रोडक्ट के साइड में लिख देते हैं प्लस हीट। इसका मतलब होता है इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हुई है। ये कौन सा रिएक्शन है, ये वही रिएक्शन है जो कि व्हाइट वॉशिंग के टाइम पे यूज किया जाता है। व्हाइट वॉशिंग के टाइम पे कैसे यूज किया जाता है उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में डू यू नो के सेक्शन में दिया हुआ है कि व्हाइट वॉशिंग में ये रिएक्शन किस तरह से इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे पहली बात तो ये नोट कर लेना कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। रीजन अगर पूछा जाए तो तुम बता सकते हो देयर आर मल्टीपल ऑफ रिएक्टेंट्स, 2 और मोर रिएक्टेंट्स, एक्जैक्टली 2 है यहाँ पे, देयर आर 2 रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग अ सिंगल सब्सटेंस, सो वी कैन से दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड आखिर ये व्हाइट वॉशिंग में कैसे यूज होता है, तो यहाँ पे बात करते हैं व्हाइट वॉशिंग में कैसे यूज होता है। व्हाइट वॉशिंग कैसे कर सकते हैं इससे, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया रिएक्शन यहीं से शुरू हुई है। चूना लिया तुमने, चूना क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम, क्विक लाइम हिंदी में क्या बोलते हैं, चूना नॉर्मली, ठीक है। ये जो क्विक लाइम है ये क्या बनाता है, यहाँ पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जो है ना कैल्शियम का, उसको बोला जाता है स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। ये नाम ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में यू विल नॉट बी गिवन द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दैट द कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रेदर यू विल हैव टू आइडेंटिफाई बाय द नेम स्लेक्ड लाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा किया जाता है, स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम, लाइमस्टोन, इस तरह के नाम से कंफ्यूज किया जाता है इन कंपाउंड्स में। तो तुम बढ़िया से फिक्स करोगे कि जो क्विक लाइम होता है वो सबसे नेचुरल और सबसे नॉर्मल फॉर्म है कैल्शियम ऑक्साइड वाला, ठीक है। अब उससे अगर उसमें OH जोड़ देते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो वो स्लेक्ड लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। अब लाइमस्टोन क्या है वो हम आगे देखेंगे। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरा फॉर्म हुआ है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा कलर रहता है, इसका कलर यहां लिख देता हूं मैं, इसका कलर डल वाइट,
डल वाइट टाइप का कलर रहेगा इसका, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसको CO2 के साथ रिएक्ट करवाया जाए, CO2 क्या है, एक गैस होती है ऑब्वियसली, CO2 इज ए गैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या था, एक्वस फेज में था, और उसे इस गैस के साथ अगर रिएक्ट करवाया जाए तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। अब हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉलिड, H2O इज अ लिक्विड। सो नाउ दिस रिएक्शन इज व्हाट, ये वही रिएक्शन है जिससे कि चूना जो है ना, जो तुमने चूने को लेकर के पानी में डाला, वो घोल बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला, फिर उसको दीवार पे हम एक्चुअली में यही चीज लगाते हैं, दीवार पे हम इस चीज को लगा देते हैं। उसके बाद जो दीवार में लगा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग लाइम, वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसके साथ रिएक्ट करके ये चीज बनाता है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को क्या कहा जाता है, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कहा जाता है। और एक और नोट पॉइंट इसके बारे में कि इसका जो कलर रहेगा ना वो शाइनी वाइट रहेगा, शाइनी वाइट, शाइनी वाइट रहेगा। ये बात याद रखना बहुत आसान है। रीजन क्या है, तुम देखते हो कि जो भी वाइट वॉश्ड हाउसेज होते हैं जिनमें प्रॉपर वाइट वॉशिंग होती है, मैं कलर ऐड की बात नहीं कर रहा, कलर ऐड करने में उसका चेंज हो जाता है कलर वगैरह, बट जो प्रॉपर नेचुरल वाला व्हाइट वॉश होता है उसमें व्हाइट कलर आता है और कितना शाइन करता है वो सूखने के बाद। तुमने नोटिस किया होगा कि जब व्हाइट वॉश किया जाता है, जब पुचाड़ा लगाया जाता है, तो एग्जैक्टली उस टाइम पे उसका कलर निखर के नहीं आता, दैट डज नॉट शाइन वेरी वेरी ब्राइट, बिकॉज एट दैट टाइम इट इज स्लेट लाइम, और स्लेट लाइम का कलर क्या होता है, डल वाइट होता है। इसीलिए गीला हुआ जो गीला चूना रहता है पुचाड़े वाला, वो डल वाइट कलर देता है, वो उतना शाइनी कलर नहीं देता, बट सूखने के बाद दैट बिकम्स एक्सेसिवली शाइनी, जो कि बहुत ज्यादा नोटिसेबल होता है। सो लाइमस्टोन इज अ शाइनी वाइट, इट प्रोड्यूसेस H2O ऑल्सो। इस रिएक्शन में H2O निकलता है। ये H2O क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स एंड ऑल, वो निकल जाता है, उड़ जाता है वहां से। सो आई होप ये रिएक्शन क्लियर हो गया होगा तुम्हें। यही रिएक्शन है जो कि यूज किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ व्हाइट वॉशिंग करने में। अब इसमें एक और नोट पॉइंट क्या करना है कि अगर तुम्हारे पास एक बीकर है जिसमें कि क्या रखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि तुम्हारे पास एक बीकर है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और H2O रखा हुआ है, वो दोनों मिल करके तुम्हें कॉमन सेंस से पता लगाना है कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ही देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। सो आई लाइक टू पॉज, देयर इज सम नॉइस, सो द नॉइस हैज गॉन, आई कैन कंटिन्यू। सो कैल्शियम ऑक्साइड इस बीकर में मिला करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। आई थिंक ये छोटा पड़ गया हुआ थोड़ा, तो मोटा मोटा बात ये है कि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है इस बीकर में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, एक्वस होता है, तो इसमें मैं लिक्विड फॉर्म में बना देता हूँ। अगर तुमसे कहा जाए ना कि मैं जब इसमें फूकूँ, मैं या फिर कोई भी, तुम भी फूक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें फूका जाए तो हमारे फूक से क्या निकलती है, मान लेते हैं ये हमारा बड़ा सा मुंह है, ठीक है, और ये तुम हो, ठीक है, तुम इसमें फूक मार रहे हो, तो हमारे फूक से क्या निकलती है, वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें रिलीज करोगे तो ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब ये जो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें पता है ये चीज जब होती है CO2 के साथ जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है, दैट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस जो लिक्विड वाला पूरा कंटेनर है, इस लिक्विड वाले कंटेनर में क्या होगा, धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होने लगेगा। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ बना रहा हूं मैं सॉलिड टाइप का, CaCO3, ये चीज फॉर्म होने लगेगी। और इस चीज का कलर तो बहुत ब्राइट एंड शाइनी होता है, बहुत ज्यादा ब्राइट एंड शाइनी होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जैसे जैसे तुम फूक मारते रहोगे, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करोगे उतनी ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। जितना ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा शाइनी कलर आने लगेगा लिक्विड में, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ओल्ड कलर था विच वॉज डल वाइट, वो कन्वर्ट होने लगेगा किसमें, लाइम, लाइम नहीं कहेंगे इसको, मिल्की वाइट में। मिल्की वाइट क्यों बोला, शाइनी वाइट बोलो चाहे मिल्की वाइट बोलो, बात एक ही है। कई बार लैंग्वेजेस में मिल्की वाइट यूज किया जाता है, कई जगह शाइनी वाइट यूज किया जाता है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें दोनों से ही अवगत करा दिया, मिल्की वाइट। सो आई होप यू आर नाउ वेरी वेल क्लियर विद दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये अभी एक एग्जांपल देखा हमने, इस तरह के एक दो एग्जांपल्स और देखने हैं हमें, तो इस एग्जांपल की कंप्लीट स्टडी हो गई हमारी। अब ये कंप्लीट स्टडी मैंने क्यों करा, इतनी डेप्थ में क्यों बताया कि इसको ये बोला जाता है, उसको वो बोला जाता है, इसका कलर क्या है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट डज नॉट कम कि तुम रिएक्शन लिख के दिखाओ कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ, वो ऐसा बोलेंगे तुम्हें कि एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें कि एक सब्सटेंस है X, उस X का कलर पहले तो डल वाइट रहता है, उसको जब हमने गैस Y के साथ रिएक्ट करवाया तो उस सॉल्यूशन का कलर जो था, जो सब्सटेंस का सॉल्यूशन बना था, उसका कलर, उसी X का कलर ब्राइट वाइट में चेंज हो जाता है, या मिल्की वाइट में चेंज हो जाता है, या शाइनी वाइट में चेंज हो जाता है। फाइंड X, Y
ऐसा पूछ सकते हैं तुम्हें। तो तुम्हें प्रॉपर्टीज को याद रखना होगा, क्योंकि ये जो रिएक्शंस है ना, ये इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से ही डिपिक्ट किए जाते हैं, प्रॉपर्टीज के थ्रू ही डिपिक्ट किए जाते हैं किसी भी क्वेश्चन में। तो तुम्हें हर एक रिएक्शन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को पकड़ के रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन सी होती है कि उसका कलर कौन सा होता है, कुछ गैसेस की स्मेल आएंगे तो उनका स्मेल याद रखना होगा। तो कलर, स्मेल, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ नोट ऑल द थिंग्स दैट हैव बीन रिटन ऑन दिस बोर्ड। आई विल बी मूविंग ऑन द मोर एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। So now let us continue the examples of combination reaction. फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने देख लिया है, उसके बाद अब जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास वो सिली और आसान से हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल ये मैंने लेक्चर 1 में ही डील किया था, लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में, कि हाइड्रोजन गैस जब भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ तो वो फॉर्म करता है वाटर। दैट इज वेरी ऑब्वियस। इसे बैलेंस करना चाहें तो वी कैन डू। सो उधर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, बिल्कुल सही है, 2 ऑक्सीजन कर दिया, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो इधर भी मैंने 2 कर दिया। अब ये बैलेंस हो चुका है। इस रिएक्शन को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये कैसा रिएक्शन है? बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं मल्टीपल हैं, 1, 2 या 2 से ज्यादा होने पे ही मल्टीपल रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, और जो प्रोडक्ट है वो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, तो इसमें कोई खास दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन जो है वो कार्बन प्लस ऑक्सीजन का है, जो कि हमने लेक्चर 1 में डील किया था। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। कार्बन इज सॉलिड एंड ऑक्सीजन इज गैसियस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो गैसियस। बट जो कार्बन सॉलिड है ना, इसको मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि सॉलिड कार्बन को बोला जाता है कोल, या फिर कोल जो होता है वो सॉलिड कार्बन ही होता है। कार्बन का एक फॉर्म होता है जो कोल होता है सीधा सीधा, तो कोल इज प्योर कार्बन। इसलिए तुम्हें कहा जाएगा जब भी ये क्वेश्चन के बारे में बात की जाएगी ना कि इज इट एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, या फिर ये कॉम्बिनेशन है कि डिकॉम्पोजिशन है, कौन से टाइप में फॉल करता है, तो तुम्हें जो लाइन दी जाएगी वो रहेगा बर्निंग ऑफ कोल। बिकॉज दिस इज कोल। ऑक्सीजन के साथ किसी भी सब्सटेंस का रिएक्शन जब होता है तो हम बोलते हैं बर्निंग। बर्निंग क्या होती है याद रखना, बर्निंग होती है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। दिस इज बर्निंग एंड नथिंग एल्स। सो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है कोल, यहाँ पे बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, बस ये चीज याद रखना है। इसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर बोलते हैं, इसे बर्निंग ऑफ कोल बोलते हैं, और कॉमन सेंस से दिमाग में आ जाना चाहिए दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दीज बोथ। अब रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गेन और लॉस, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जब भी रिएक्शंस होती है ना, तो पॉसिबिलिटी होती है कि उस रिएक्शन को करवाने में हो सकता है तुम्हें एनर्जी देनी पड़े। कैसे देनी पड़े? अभी तक हमने एक रिएक्शन पढ़ा था कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसे हीट करने पे वो कैल्शियम ऑक्साइड और H2O देता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने कई बार जिक्र किया है अभी तक इसका। इसको जब हीट किया जाता है, तब ये CO2 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड देता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इस रिएक्शन में मुझे हीट देनी पड़ रही है, तब जाके ये रिएक्शन हो रहा है। तकरीबन 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट देनी पड़ेगी मुझे, 600 से 800। तो इतनी हीट देने पे, ये इतना टेम्परेचर बढ़ाने पे ये रिएक्शन हो रही है, वरना नहीं होगा। सो यहाँ पे रिएक्शंस की एक एसेंशियल कंडीशन है कि यहाँ पे तुम्हें हीट देनी पड़ेगी। तो इस रिएक्शन में हीट क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है। इट इज गेनिंग हीट, इट इज एडिंग हीट इनटू इट। तो उसमें वो खुद हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जिस भी रिएक्शन में हीट को गेन किया जाएगा रिएक्शन करवाने के लिए, हीट या कोई भी एनर्जी हो सकती है, हो सकता है वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी हो। जैसे कि तुम लोगों ने जूनियर क्लासेस में एक चीज पढ़ी होगी कि जो H2O होता है उसको जब भी इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो H2 गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन में जो ब्रेकडाउन हो रहा है H2O का, हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके ही कर पा रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एसेंशियल कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन, सो इट इज एब्जॉर्बिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलो या केमिकल एनर्जी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज है। सो यहाँ पे जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी ना, तो एक कंडीशन बनेगा। अब दूसरा कंडीशन क्या बनता है? जब रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि हमने सबसे फर्स्ट रिएक्शन पढ़ा था, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिस रिएक्शन में हमने नोटिस किया था कि बहुत ज्यादा ब्राइट फ्लेम निकलती है इस रिएक्शन में। जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत ज्यादा व्हाइट फ्लेम निकलता है, बिल्कुल ब्राइट कलर निकलता है उसका, बल्ब के जैसा। तो वो जो रिएक्शन थी उसमें लाइट एनर्जी निकल रही थी। लाइट क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जब भी किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी तो वो एक अलग टाइप का रिएक्शन फॉर्म करने वाला है। एक और रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद H2O टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन में भी मैंने तुम्हें बोला था बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व हो रही है। तो ये एक अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन का सेट आ गया जिसमें कि हीट रिलीज हो रही है। तो हमने जाना कि 2 टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं, एक तो ऐसा जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब करनी पड़े रिएक्शन करने के लिए, एक ऐसा जिसमें कि हीट को रिलीज करना पड़े। तो उस बेसिस पे रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गेन और लॉस, हमारे पास 2 टाइप के रिएक्शंस आते हैं। एक आता है एक्सोथर्मिक,
एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एक्स का मतलब कब यूज किया जाता है? एग्जिट के लिए ना, जब कोई चीज निकल रही होती है तो यहां से मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे जो हीट होगी वो निकलेगी। हीट को चाहे कोई सी भी एनर्जी हो सकती है, लाइट भी हो सकती है एनर्जी। सो यहाँ पे थर्म का क्या मतलब होता है? थर्म का मतलब होता है बेसिकली हीट, ठीक है, थर्म का मतलब हीट होता है। तो एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती हो, तो नॉट नेसेसरीली हीट, हो सकता है कोई और दूसरी एनर्जी भी रिलीज हो, लेकिन हम ज्यादातर ये चर्चा करते हैं हीट के बारे में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हीट ही निकलता है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट या कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी, किसी भी फॉर्म में एनर्जी निकल सकती है, लाइट भी निकल सकती है, हीट या एनर्जी रिलीज होती है, हीट या एनर्जी रिलीज होती है। अब जो दूसरा टाइप है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इसमें नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एंडो यानी कोई चीज अंदर आती होगी, एंट्री, ई एन फॉर एंट्री, किसी चीज की एंट्री हो रही है। तो कौन सी चीज एंट्री करती है यहाँ पे? हीट और एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी हो सकती है, वो क्या की जाती है यहाँ पे? गेन होती है। गेन का हो चाहे एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब की जाती है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हीट एब्जॉर्ब करके रिएक्शन करवा रहा था सिमिलरली। सो इसके तो एग्जांपल्स मैंने दे दिए यहाँ पे, इसके यहाँ पे एग्जांपल तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल भी मैंने तुम्हें दिए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड वाला एक रिएक्शन दे दिया था, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। सिमिलरली यहाँ पे हम जो डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन आगे पढ़ने वाले हैं, तो इस बात को अभी नोट करवा देता हूं मैं। मोस्ट ऑफ द decomposition reaction are endothermic, they need energy। अब इस चीज का थोड़ा ना लॉजिक समझ लेते हैं। क्या ये लॉजिक क्वेश्चन में पूछा जाएगा जब मैं बताने वाला हूँ? क्या एग्जाम में इसका क्वेश्चन आने वाला है? बहुत कम चांसेस है, लाइक ना के बराबर, कि ये चीज पूछी जाए तुमसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट क्यों निकलती है। बट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आखिर हीट निकलती क्यों है। इसके लिए तुम्हें एक फंडा मालूम होना चाहिए, ठीक है। फंडा क्या मालूम होना चाहिए? कि एनर्जी जो होती है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है ना, कोई भी एटम कितना ज़्यादा शांत और स्टेबल है, वो रिएक्ट नहीं करना चाहता है कितना ज़्यादा, वो स्टेबिलिटी होती है। दुनिया का हर एक एटम स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, जिसके लिए वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहता है। अब ये जो स्टेबिलिटी गेन करने का टेंडेंसी है ना किसी भी एलिमेंट का जो स्टेबिलिटी गेन करने का टेंडेंसी है, उसके कारण ही रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। क्योंकि जब ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है? वो O2। अब जब O2 का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं उनका ऑक्टेट फुलफिल होता है। याद करो 9th में जब हमने ऑक्टेट के बारे में पढ़ा था, या केमिकल फॉर्मूलाज की वैलेंसी को स्टडी कर रहे थे, तब हमने ये बात पढ़ी थी। तब जब इनको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो मतलब स्टेबिलिटी लानी है, तो स्टेबिलिटी लाने के लिए काम किया जा रहा है। अब एक बात समझो कि कोई चीज कंबाइन कर रही है ताकि वो स्टेबिलिटी लाए, जैसे ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है ताकि वो और स्टेबल हो जाए। नॉर्मली कोई ऑक्सीजन का एटम तुम देखो तो वो अनस्टेबल होता है, बट O2 जो है वो काफी स्टेबल होता है। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी स्टेबिलिटी आती है तब एनर्जी डिक्रीज करती है बॉडी की। कैसे? कोई भी चीज उतनी स्टेबल ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा होगी, अगर उसके अंदर एनर्जी बहुत कम है। मान के चलते हैं देयर इज समथिंग दैट हैज नो एनर्जी, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत समथिंग नहीं, कोई व्यक्ति को ले लेते हैं, कोई व्यक्ति जिसमें की एनर्जी बहुत कम है, बहुत ज्यादा टायर्ड रहता है, उसकी वजह से होगा क्या? वो एक चेयर पे बैठा है तो वो चेयर पे बैठा रहेगा आलसी की तरह, या फिर वो कहीं पे लेटा हुआ है तो वो लेटा रहेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे कंडीशन पे क्या होगा कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई ना भाई, वो ज्यादा हिल डुल नहीं रहा, इधर उधर जा नहीं रहा, तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। अगर किसी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी है किसी के पास, उसके पास इतनी एनर्जी कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, मैं फाड़ दूंगा, तो वैसे कंडीशन में तो भाई वो स्टेबल रहने से रहा, क्योंकि उसे स्टेबिलिटी रहने के लिए कम एनर्जी चाहिए थी। अब एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो चाहेगा कि मैं घूमूं फिरूं, बहुत कुछ करूं, तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। किसकी? जिसकी एनर्जी इंक्रीज है। तो जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है। सीधी बात ये है। सो इससे ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि जब भी दो एटम्स कंबाइन कर रहे होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये बात लिख रहा हूँ कि जब भी दो एटम्स कंबाइन कर रहे होते हैं, जैसे इसी केस को ले लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन
हो क्या रहा है ना, ये तभी कंबाइन कर रहे हैं जब जो सामने वाला प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है, वरना तो रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि हर एक एलिमेंट की यही टेंडेंसी होती है कि वो मोर स्टेबल फॉर्म में रहे, वो अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कराए। तो इसका मतलब अगर ये रिएक्शन होती है, पॉसिबल है, इसका मतलब ये स्टेबिलिटी इंक्रीज करना चाहता है ना अपनी। तो जब ये इधर से इधर जाते समय, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते समय स्टेबिलिटी अगर बढ़ रही है, किसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, कार्बन की भी स्टेबिलिटी बढ़ रही है और O2 की भी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। जब ये रिएक्शन होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो मुझे एक बात मालूम है, जब भी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब एनर्जी को डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सब्सटेंसेज हैं ये शांत हो रहे हैं, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। किसकी एनर्जी? इन सब्सटेंसेज के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड थी। तो जब इनके अंदर वाली एनर्जी जो स्टोर्ड थी इनके अंदर वो डिक्रीज होगी, तो वो कहाँ जाएगी? जैसे मान लेते हैं एक बाल्टी है तुम्हारे पास, एक बाल्टी है जिसमें कि पानी भरा हुआ है। अब इस पानी भरे हुए बाल्टी में अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इसका पानी डिक्रीज हो रहा है, पानी इसका डिक्रीज हो रहा है, तो तुम तो यही समझोगे ना कि इसका पानी कहीं निकल के बाहर जा रहा होगा, वरना पानी कहाँ जाएगा? अगर मैं इवेपोरेशन को कंसिडर ना करूं, इवेपोरेशन को कंसिडर ना करूं तो इसका कहीं ना कहीं पानी बाहर जाएगा। अगर इवेपोरेशन को भी ले लोगे तो एटमॉस्फेयर में जाएगा। ऐसा तो नहीं है पानी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर इसके अंदर बाल्टी में रखा हुआ पानी कम हो रहा है तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, दैट गोज समवेयर इन एटमॉस्फेयर और लीक्स आउट समवेयर एल्स, या तो लीक हो जाएगा या तो एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो उसी तरह जब इसकी एनर्जी डिक्रीज कर रही है, लेफ्ट साइड में जो सब्सटेंसेस है कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसकी एनर्जी अगर डिक्रीज कर रही है क्योंकि स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो मुझे क्या पता है इसकी एनर्जी अगर घट रही है तो एनर्जी कहीं बाहर जा रही होगी, एनर्जी कहीं एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे पानी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, इवेपोरेट होकर या फिर लीक हो जाता है बाहर की तरफ। तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड थी वो घट रही है और वो निकल करके बाहर जा रही है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि वो एनर्जी बाहर जाएगी और वो बाद में तुम्हें दिखेगी हीट या लाइट के फॉर्म में कि वो एनर्जी बाहर की ओर निकल रही है। इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ती है तो सिस्टम जो है तुम्हारा कार्बन ऑक्सीजन का, उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। और जब एनर्जी उसकी डिक्रीज होती है तो कहां जाएगी डिक्रीज होकर के? तो जो डिक्रीज होता है वो अमाउंट बाहर निकल जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं, पर हमेशा नहीं होते, कुछ केसेस में इसका एक्सेप्शन भी पाया जाता है। बट हमारे सिलेबस में अगर तुम्हें बोला जाए कॉम्बिनेशन रिएक्शन कोई देख करके कि ये एक्सोथर्मिक है कि नहीं, सो यू कैन टेक दैट कि वो एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक की तरह ही ट्रीट किया है 100% ऑफ द टाइम्स। सिमिलरली एंडोथर्मिक में इसका रिवर्स होता है, तो रिवर्स होने में एनर्जी चाहिए रहेगी। लाइक मान लो CO2 से मुझे ये दोनों चीजें बनानी है, तो मुझे इसको हीट करना होगा, इसकी एनर्जी को इंक्रीज करना होगा। CO2 की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी इधर जाते समय, क्योंकि उल्टा रिएक्शन कर रहा हूं मैं, यहाँ पे स्टेबिलिटी कम है, यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो स्टेबिलिटी मुझे अगर घटानी है तो मुझे इसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, स्टेबिलिटी घटानी है तो एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, एनर्जी बढ़ानी है तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट इधर अलग अलग चीज़ों में बढ़ रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी यहाँ घटती है। स्टेबिलिटी अगर यहाँ पे घट रही है तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी कि भाई तुम एनर्जी बहुत ज़्यादा लो और स्टेबिलिटी अपनी घटा दो। सो ये एनर्जी एंड स्टेबिलिटी वाला फंडा इसलिए समझाया ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आए कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेसेस क्यों रिलेटेड है कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन से। डीकॉम्पोजिशन वाला अच्छे से हम डील करेंगे जब हम डीकॉम्पोजिशन के पार्ट को पढ़ेंगे। अभी हम एक्सोथर्मिक के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एंडोथर्मिक के एग्जांपल्स तुम्हें तब बताए जाएंगे जब हम डीकॉम्पोजिशन को कंप्लीट करेंगे। सो हम चर्चा कर रहे थे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। सो एज पर एनसीईआरटी सबसे पहला जो एग्जांपल है और ये पूछा भी जाता है उस वो एग्जांपल है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल। बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल क्या होता है हमारे पास? पेट्रोल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, डीजल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, केरोसिन, या फिर तुम वुड कह लो, वुड कह लो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसको हम बर्न अप करके एनर्जी लेते हैं। इन जनरल फ्यूल उसी को कहा जाता है। सो फ्यूल की जब भी बर्निंग होती है तो उसमें एनर्जी रिलीज होता है। ऑब्वियसली पेट्रोल जब भी बर्न होता है हमारी टंकी में, कौन सी टंकी में? गाड़ी की टंकी में। सो पेट्रोल जब बर्न होता है तो उससे होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का यूज किया जाता है इंजन को रन अप करने में। सिमिलरली डीजल के साथ होता है, केरोसिन के साथ भी वही होता है। केरोसिन वर्क्स एज अ फ्यूल, उसको बर्न करके हीट एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ इन सबके बर्निंग वाले जो प्रोसेस है ना उसमें बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। अब तुम्हें एक डाउट आ सकता है कि सर वुड को बर्न करने के लिए पहले हमें उसको जलाना पड़ता है, लाइक कुछ तो माचिस वगैरह लगानी पड़ती है उसमें, देन ओनली वो हीट को रिलीज करता है। तो ऐसे कंडीशन में उसको तुम एंडोथर्मिक बोलोगे कि एक्सोथर्मिक बोलोगे? क्योंकि देखो जब वुड को बर्न किया जाता है तो पहले तुम उसे हीट दे रहे हो, ठीक है, तभी तो वो बर्निंग वाला रिएक्शन स्टार्ट होगा, लेकिन बाद में तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो कंफ्यूजन का माहौल बन सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, जो तुम्हें वुड को बर्न करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है ना स्टार्टिंग में, जो तुम्हें लाइटर या माचिस से जलाना पड़ता है, दैट एनर्जी इज वेरी लो इन अमाउंट इन कंपैरिजन टू व्हाट एनर्जी इज रिलीज्ड इन द रिएक्शन।
जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि दिस इज मोर ऑफ एक्सोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक ना कहने का एक और कारण है क्योंकि वो जो तुम दे रहे हो ना पूरे टाइम तुम्हें देना ही पड़ता है वो वाला एनर्जी। कौन सा एनर्जी? जो माचिस से तुम दे रहे हो हीट एनर्जी, वो पूरे टाइम नहीं देना पड़ता, वो बस इग्निशन के लिए देना पड़ता है। इग्निशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को चालू करना, किसी चीज को जलाना, जला के स्टार्ट कर देना, उसे कहा जाता है इग्नाइट करना, इग्निशन देना। तो जब इग्निशन दिया जाता है तो बहुत कम एनर्जी में थोड़े टाइम के लिए बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से उसे कंसिडर करना इज नॉट एसेंशियल। इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी फ्यूल के बर्निंग का जो प्रोसेस होता है दैट इज प्योरली एक्सोथर्मिक। इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं मीथेन गैस का। आप तो नोटिस करोगे कि जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें मैंने इस गैस के बर्निंग का एक एग्जाम्पल लिया था। CH4 रिएक्ट्स विथ O2 टू गिव CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये जो रिएक्शन हो रही है मीथेन गैस है, यहाँ पे मीथेन गैस है। मीथेन गैस बर्न करके तुम्हें दे रही है ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन के साथ बर्न करके दे रही है CO2 विच इज गैस, एंड हियर इट इज वेपर। वेपर क्या होती है? गैस ही होती है। अब मैंने तुम्हें बताया है ये वेपर फॉर्म में क्यों होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। अब इस हीट, ये जो हीट होती है गर्म कर देती है पानी, जितने भी फॉर्म होते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स को, उनका टेम्परेचर बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जाता है, तो ये वेपराइज हो जाते हैं। तो इस रिएक्शन को ध्यान रखना, दिस रिएक्शन इज वेयर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैन बी सीन वेरी प्योरली। सो बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल इज दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम्हें ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिख रहा है? डज इट लुक लाइक अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू यू? नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहां से हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को मैं कह सकता हूँ वो एक्सोथर्मिक है हमारे सिलेबस में। एटलीस्ट देखो मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होते हैं हमारे सिलेबस में, सारे ही एक्चुअली में जितने हमारे सिलेबस में दिए हैं वो सारे ही एक्सोथर्मिक है कॉम्बिनेशन वाले। सो ये एक्सोथर्मिक होते हैं। बट अगर एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो कॉम्बिनेशन होगा, वो कॉम्बिनेशन होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। सो अगर एक ट्रू फॉल्स में दिया जाए कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, तुम उसे ट्रू कर सकते हो। अगर पूछा जाए कि आर ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, सो तुम उसे फॉल्स कर दोगे कॉम्बिनेशन। तो ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है। सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं लेकिन सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में नहीं आते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन के बारे में क्यों बात करनी है? एक्चुअली में देखो रेस्पिरेशन होता क्या है, तुम्हें थोड़ा याद दिलाता हूं मैं। रेस्पिरेशन होता है जब भी तुम ऑक्सीजन लेते हो, याद रखना क्या ले रहे हो? ऑक्सीजन लेते हो, तो तुम्हारे पेट के अंदर जो ग्लूकोज है, नॉट जस्ट पेट, पूरे सेल्स के अंदर बॉडी में जो भी ग्लूकोज मौजूद है, उस ग्लूकोज के साथ वो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। और ग्लूकोज का तुम्हें पता है वर्क क्या होता है? दैट इज एन एनर्जी गिविंग फूड। सो जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो C6H12O6 जो मटेरियल है ग्लूकोज, वो दोनों मिल करके CO2 और H2O बनाते हैं और साथ में बहुत अच्छे अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं, जिस एनर्जी का उपयोग हम अपने जीवन शैली को जीने में यूज करते हैं, अपने जीवन को, जीविका को चलाने में यूज करते हैं, अपनी बॉडी को चलाने में यूज करते हैं। सो इस रिएक्शन को अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो बस इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करना। C6H12O6 reacts with O2 to give CO2 where this is 6 CO2 gas plus 6H2O प्लस एनर्जी। अब मैं कैसे कह सकता हूं कि एनर्जी रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में एनर्जी इसलिए रिलीज हो रही है क्योंकि इसी रिएक्शन के थ्रू तो हमारी बॉडी जो है वो अलाइव है। यही एनर्जी तो है जो बॉडी को अलाइव रख रही है। तो जब तुम्हें इस रिएक्शन का फंडा पता है, फंडामेंटल क्या है, तो तुम कह सकते हो एनर्जी रिलीज हो रही है। और अगर पूछा जाए कि वाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो तुम आंसर करोगे रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज energy is released in the reaction of respiration। रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, और अगर किसी भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी तो मैं कह सकता हूं दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो आई होप तुम्हें ये पॉइंट क्लियर होगा कि रेस्पिरेशन क्यों एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड टाइप है हमारा, थर्ड एग्जाम्पल है वो है कंपोस्ट जो होता है, कंपोस्ट मैन्योर फॉर्मेशन। कंपोस्ट का मैन्योर जो होता है, कंपोस्ट का मैन्योर क्या होता है? खाद होता है, जो कि कंपोस्ट वाले फील्ड होते हैं ना जिसमें कि पिट्स बनाए जाते हैं। पिट्स मतलब गड्ढे। वहाँ गड्ढों में गोबर और मैन्योर, खाद, जितनी भी चीज़ें होती हैं, नेचुरल वेस्ट मटेरियल्स, प्लांट्स, ग्रास, डंग, इन सब चीज़ों को डाल दिया जाता है और उसके द्वारा कई समय बाद बैक्टीरियाज एंड अर्थवॉर्म्स एंड अदर फंगाई वगैरह उसमें एक्ट करते हैं, और एक्ट करके उसमें फॉर्म करते हैं एक बहुत ज़्यादा फर्टाइल
मैन्योर को। अब ये जो मैन्योर का फॉर्मेशन वाला प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को एक्सोथर्मिक कहा जा रहा है। क्यों एक्सोथर्मिक कहा जा रहा है? क्योंकि इस प्रोसेस में जो मैन्योर फॉर्म होता है, कैसे मैन्योर फॉर्म होता है, जो बैक्टीरियाज एंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ईट अप करते हैं कंपोस्ट के मटेरियल को, जो तुम फीड करते हो, जो मटेरियल डालते हो गड्ढे में, उससे बैक्टीरियाज एंड ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे फीड करते हैं, खाते हैं, और खा करके वेस्ट मटेरियल निकालते हैं। जो निकला हुआ वेस्ट मटेरियल ही बाद में मैन्योर बन जाता है। अब ये जो वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन वाला प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इसमें जो कंपोस्ट होता है वो हीट अप हो जाता है और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस कंपोस्ट वाले सब्सटेंस की। तुमने गौर किया होगा, कभी कहीं गोबर की ढेरी बनी हुई हो या फिर कहीं पे खाद बन रहा हो, उसमें गलती से पैर चल जाता है या गलती से कभी हाथ चल जाता है, या कभी बॉल निकालने के लिए तुमने हाथ डाली हो उसमें, तो बहुत ज़्यादा अंदर टेम्परेचर हाई रहता है, अंदर गर्मी लगती है तुम्हें। चाहे तुम कितने ही समय बाद, बहुत पुराना रखा हुआ ढेरा है, उसमें भी हाथ डालो तो भी तुम्हें गर्मी मिलती रहेगी। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उसके अंदर प्रोसेस चल रही है कौन सी? कॉम्पोस्ट के फॉर्मेशन की। कौन कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रहा है। हीट रिलीज हो रहा है यानी एनर्जी रिलीज हो रही है। रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो तुम क्या कहोगे कि वो एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आएगा ये। सो आई होप तुम्हें सारी बातें क्लियर हो। एक बार इन सबको अच्छे से नोट कर लो एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डाउट डू यू हैव। आई थिंक यू हैव नोटेड इट वेल। नाउ लेट मी नॉट एक्सटेंड द क्लास मच, क्योंकि फिर तुम्हारे लिए भी लेक्चर हैवी होने लगेगा। सो इस लेक्चर को आज यहीं पे एंड करते हैं। आई थॉट कि डिकम्पोजिशन भी आज कवर हो जाएगा, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉम्बिनेशन की डेप्थ में चलते गए। सो नो वरीज, बिकॉज हमने पूरे डेप्थ में जाकर के एनसीईआरटी की एक लाइन को खंगाल के अच्छे से समझा है। सो दिस टाइम विच यू हैव स्पेंट ऑन दिस वीडियो विल वेरी वर्थफुल फॉर यू। सो नाउ व्हाट आई हैव टू से यू इज दैट कंप्लीटली मेक नोट्स ऑफ व्हाट एवर आई हैव टॉट। तुम बोर्ड की स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हो जाता हूँ स्क्रीनशॉट्स देने के लिए। सो रिएक्शंस जितने भी आ रहे हैं तुम्हें, उनकी एक प्रॉपर लिस्ट मैं तुम्हें दे दूंगा। आई हैव मेड दिस लिस्ट. I'll be uploading this on YouTube so that you can understand all the reactions in a single page. So single page में मिल जाने के बाद reactions को याद करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए don't worry for the reactions की इतनी सारी reactions हैं, इन्हें एक जगह sum up कैसे किया जाएगा। मैं एक लेक्चर डालूंगा reactions को sum up करने पे, सभी टाइप्स के और सभी जितने भी इन्वॉल्व रिएक्शन है इस चैप्टर में, एक एक रिएक्शन को नोट डाउन करके एक्सप्लेन करूंगा मैं दोबारा। स्पेशली रिएक्शंस, सारे फैक्ट्स नहीं एक्सप्लेन करूंगा उसमें, स्पेशली रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। समवेयर 40 मिनट्स 30 मिनट्स की वीडियो होने वाली है। उसका यूज़ करते हुए तुम एक अपना रिएक्शन चार्ट बनाओगे। जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन चार्ट मैंने बनाया है, एक ही पेज में सारे रिएक्शंस इन्वॉल्व हो गए इस चैप्टर के, जिनको देख करके तुम पूरे चैप्टर का एक माइंड मैप बना सकते हो। बिकॉज ये चैप्टर तो पूरा रिएक्शंस पे टिका हुआ है। अगर एक रिएक्शन तुम देख लेते हो तो उसके आगे पीछे की सभी बातें तुम्हारे दिमाग में घूमने लगती हैं। इसलिए रिएक्शन चार्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि रिएक्शंस क्या करने हैं। इतना तो जरूर है कि अभी जितने भी रिएक्शंस मैं लिखवा रहा हूँ नोट्स में, तुम नोट डाउन कर रहे हो, उसे याद करते चलोगे। क्योंकि याद नहीं करोगे तो, अभी नहीं याद करोगे तो बाद में करना होगा, बाद में नहीं करोगे तो उसके बाद में करना होगा, और नहीं तो एग्जाम में तुम्हें रिग्रेट होगा। सो इसीलिए अभी से याद करना स्टार्ट कर दो। डोंट वेस्ट मच टाइम। एंड नाउ लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।